ठीक है, आज आपकी ठीक है हमारी असेसमेंट फॉर लर्निंग, इसकी आपकी सबसे पहले करेंगे हम 4th यूनिट, क्योंकि बच्चों को 4th यूनिट में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो करेंगे स्टैटिकल मेथड एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्कोर। 4th यूनिट है ये आपकी, जिसमें आप पढ़ोगे मीनिंग, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक इन एजुकेशनल असेसमेंट, कि स्टैटिस्टिक का क्या रोल है। ठीक है, उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, स्केल ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड, मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, ठीक है, जिसमें रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आप पढ़ोगे, normal probability curve, concept and characteristics, coefficient of correlation, Spearman rank difference method, percentile and percentile rank, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, जो 3rd यूनिट है ना, वो तो आपकी ऑलरेडी उसमें इवेल्युएशन वाले में हो चुकी है। ठीक है, 4th यूनिट अगर बेटा अगर आज नहीं कंप्लीट हो पाई तो मैं आपकी क्लास कल भी लूंगी। निकाल देखो स्टैटिस्टिक क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिस्टिक। आपने 9th और 10th में भी आपने चैप्टर किया था स्टैटिस्टिक वाला, जिसमें मीन, मीडियन, मोड आपने निकाला था। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं स्टैटिस्टिक होता क्या है। तो स्टैटिस्टिक का मेन जो संबंध होता है वो डाटा से होता है। ठीक है, जब आप डाटा को कलेक्ट करते हो तो स्टैटिस्टिक जो वर्ड है वो हमारा इंग्लिश भाषा के स्टैटिस्टिक्स शब्द का ही हिंदी रूपांतरण है और लैटिन भाषा के स्टेटस से निकला है, यानी कि अलग अलग जगह से बता दिया इन्होंने। ठीक है, तो अगर हम देखें तो स्टैटिस्टिक धीरे धीरे शब्द का प्रयोग आजकल सांख्यिकी, प्रयोग विज्ञान छोड़ो। स्टैटिस्टिक क्या है आपका, स्टैटिस्टिक इज द साइंस ऑफ एस्टिमेट एंड प्रोबेबिलिटीज। स्टैटिस्टिक जो आपके अनुमान है और जो प्रोबेबिलिटी है उसका साइंस इसको बोलते हैं। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जो स्टैटिस्टिक है वो आपके पहले से निर्धारित जो उद्देश्य हैं उनसे संबंधित निष्पक्ष और विधिगत ढंग से प्राप्त किए गए जो भी डाटा है उसको कलेक्ट करना, ठीक है, उसको क्लासीफाई करना, प्रेजेंटेशन करना और उसका एनालिसिस करना। ठीक है, अगर हम सिंपल भाषा में अपनी भाषा में देखें तो स्टैटिस्टिक का मतलब होता है कि हम मान लीजिए हमें कोई पर्टिकुलर समस्या दी गई है तो उस समस्या से रिलेटेड आंकड़े हम इकट्ठे करते हैं। आंकड़ों, डाटा सेंस मतलब वो इंफॉर्मेशन जो आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं स्टैटिस्टिक में पहले से जो आपके निर्धारित ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने के लिए आप डाटा को कलेक्ट करते हो, उसको क्लासीफाई करते हो, उसको प्रेजेंटेशन करते हो और उसका एनालिसिस करते हो। इसका मतलब ये है कि कौन सी इंफॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल है, कौन सी इंफॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल नहीं है। जो यूजफुल है उस डाटा को आप अपने पास रख लेते हो, जो यूजफुल नहीं है उस डाटा को आप क्या है हटा देते हो। ठीक है, तो ये है आपका स्टैटिस्टिक का मीनिंग। तो अलग अलग लोगों ने क्या है मैम गुड आफ्टरनून मैम, सेकंड बुक पढ़ा रहे हो? ओके मैम, निकाल लो। बस शुरू ही किया बेटा, 4th यूनिट वाला मैंने शुरू किया है आपका। सांख्यिकी अब क्या है, स्टैटिस्टिक सिंपल वर्ड में आ गया समझ में। स्टैटिस्टिक क्या होता है, स्टैटिस्टिक आंकड़ों को इकट्ठा करना यानी कि डाटा को कलेक्ट करना, उनका एनालिसिस करना और उसके आधार पर रिजल्ट निकालने की जो विज्ञान होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिक बोलते हैं। ठीक है, इसमें आप क्या है उदाहरण ले सकते हो, आंकड़ों में डाटा में आप क्या क्या ले सकते हो, किसी का नाम, क्या डेट है, कितना वेट है, कितना प्राइस है, एज क्या है, टाइम क्या है, रोल नंबर वगैरह। ठीक है, तो डाटा कैन बी एनी फैक्ट, ऑब्जर्वेशन, अजम्पशंस और ऑक्यूरेंस। ठीक है, क्लियर है मीनिंग स्टैटिस्टिक क्या होता है। यस मैम, ठीक है, कलेक्शन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, यस एनालिसिस मैम। ऑफ डाटा एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। अब उसके बाद बात करते हैं जो इन्होंने बोला है कलेक्शन का, क्लासिफिकेशन का। भाई रहे चलिए, तो अब
अब हम डिफाइन करते हैं ये जितने भी वर्ड हमने यहाँ पे उपयोग किए हैं, कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, इंटरप्रिटेशंस, ठीक है। अब है आपका क्या क्या क्रियाएं आप करते हो, क्या क्या एक्टिविटी आप करते हो स्टैटिस्टिक के अंदर। सबसे पहले आप डाटा कलेक्ट करते हो। डाटा कलेक्ट करने का मतलब, मान लो मैंने आपको कोई भी प्रॉब्लम दे दी और आप उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप क्या कर रहे हो, कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। डाटा कलेक्ट करने का इन द सेंस आप उस चीज से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, चाहे वो किसी भी सोर्स से आपको क्यों ना मिले, उसको आप क्या कर रहे हो, कलेक्ट कर रहे हो। अब आप देख सकते हो जैसे अभी सेंसस का डाटा कलेक्ट किया जा रहा है ना, जनगणना का डाटा कलेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो उसमें सारी इंफॉर्मेशन आप से ली जा रही है, ठीक है। तो आप ऐसे ही क्या करते हो, अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड, या मान लो कोई टॉपिक मैंने आपको दे दिया, ये मेन तो आपका जो स्टैटिस्टिक का काम होता है, जब आप बड़े लेवल पे, रिफ्लेक्टिव लेवल पे आ जाते हो, यानी कि आप पीएचडी वगैरह करते हो, तो उस टाइम पे ये डाटा कलेक्शन का काम आपका ज्यादा होता है, क्योंकि हमें कम से कम 500 लोगों का डाटा अपनी स्टडी को कंप्लीट करने के लिए करना होता है, ठीक है। तो ये होता है कलेक्शन ऑफ डाटा। कलेक्शन ऑफ डाटा में आप, यानी कि आपकी टॉपिक से रिलेटेड, आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, उनको आप क्या करते हो, सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हो। दूसरा, सेकंड आता है आपका क्लासिफिकेशन। जब आपने डाटा कलेक्ट कर लिया है, मीन्स आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है, तो उसके बाद आप क्या करोगे, क्लासीफाई करोगे कि जो डाटा आपके यूज का है उसको अपने पास रखोगे, जो डाटा यूज का नहीं है उसको डिलीट कर दोगे, यानी कि हटा दोगे, ठीक है। उसके बाद बात आती है प्रेजेंटेशन की। जब आप अपने यूज का जो डाटा है वो मैंने अपने पास रख लिया, और उसके बाद मैं क्या करती हूँ, प्रेजेंटेशन करती हूँ। प्रेजेंटेशन का मतलब यहाँ पे आके बोलना प्रेजेंटेशन, ये वाली प्रेजेंटेशन नहीं, अपने डाटा को मैं टेबुलर फॉर्म में या फिर हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, उनके जरिए क्या करती हूँ, उसको शो करती हूँ। उसके बाद आता है एनालिसिस। एनालिसिस में हम देखते हैं कि अब मैंने डाटा कलेक्ट कर लिया, क्लासीफाई कर दिया, प्रेजेंटेशन दे दी, अब मैं क्या कर रही हूँ, उस डाटा का एनालिसिस कर रही हूँ, ठीक है। एनालिसिस का मतलब क्या है कि मैं ये देख रही हूँ कि मैं कौन कौन सी मेथड्स को अपनाकर इसका रिजल्ट निकालूं, ठीक है। तो एनालिसिस कर रही हूँ, भाई मैंने ठीक किया है, नहीं किया है। अब मान लो देखो, अभी मैं अपना ही एग्जांपल ले रही हूँ। अपने पिछले एक हफ्ते से मैं, जैसे मेरी एसपीएसएस सॉफ्टवेयर की एक फाइल बना रही हूँ, तो सबसे पहले क्या, मैंने डाटा कलेक्ट किया, क्वेश्चनियर बनाया, मैंने लोगों से वो फिल करवाया है ऑनलाइन ही, ठीक है। तुम भी फिल कर देना, तुम लोगों के पास भी भेज दूंगी। तो फिर क्या है, क्लासीफाई करना है कौन कौन सी चीजें मेरे लिए सही है, कौन कौन सी नहीं है। प्रेजेंटेशन में फिर मैंने ना उसको मैंने कई जगह तो हिस्टोग्राम में दिखाया है, कहीं पर मैंने पाई चार्ट से, कहीं टेबल से। फिर मैंने ये सारी चीजें बनाने के बाद मैंने एनालिसिस किया। एनालिसिस करने का मतलब मैंने पूरी फाइल को चेक किया, जितने भी पेजेस मैंने बनाए हैं ऑनलाइन, तो कि कहीं पर कोई मिस्टेक तो नहीं है, कहीं ठीक है या नहीं है। मैंने सही ढंग से जो जो चीजें थी, फैक्टर एनालिसिस किया है, नहीं किया है, कोरिलेशन निकाला है, इसका नहीं निकाला है, ठीक है। मतलब जो जो स्टेप मेरे को फॉलो करने थे वो एनालिसिस करके देखते कि भाई हमने ठीक ढंग से उनको फॉलो किया या नहीं किया है। उसके बाद आती है इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है आपने जो जो चीजें, और इंटरप्रेट करना बहुत जरूरी होता है। मैंने ये मिस्टेक की थी, मैंने पूरी फाइल बना दी, मैडम को भेज दी, इंटरप्रिटेशन मैंने की नहीं। मैडम का जवाब आया, मनीषा सभी की इंटरप्रिटेशन करो, नहीं तो तुम्हारी फाइल पे कांटा मार दूंगी, ठीक है। तो फिर वो सारे इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कि आपने जो डाटा कलेक्ट किया, आपने ऊपर के चारों स्टेप फॉलो कर लिए, तो आप उनका रिजल्ट लिख रहे हो कि भाई मैंने ये वाला टॉपिक लिया, मैं ये काम करी और उसका ये रिजल्ट निकल के मेरे पास आया है, ठीक है। तो ये हमारी क्या करता है, एक तरह से जो मैंने लिया था उसको एक्सप्लेन करता है, ठीक है। तो ये होती है आपकी इंटरप्रिटेशन, व्याख्या करना। कोई भी टॉपिक लिया, जब आप उसको इजीली क्या कर रहे हो, उसका आंसर बता रहे हो कि भाई ये इस मेथड का प्रयोग करते हुए मैंने ये रिजल्ट निकाले हैं, दैट इज इंटरप्रिटेशन। उसके बाद बात आती है, बस इंटरप्रिटेशन यही टॉपिक है आपके किसमें, स्टैटिस्टिक में। क्लियर है एवरीवन, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। उसके बाद बात आती है इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक, ठीक है, कि हमें स्टैटिस्टिक की क्यों आवश्यकता। भाई मैं बार बार सांख्यिकी नहीं बोलूंगी, अपना इंग्लिश में वर्ड याद करना स्टैटिस्टिक, और इसके वर्ड इंग्लिश में बड़े इजी हैं इस यूनिट के, हिंदी में इसके वर्ड बड़े डिफिकल्ट हैं। इंपोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक, जो स्टैटिस्टिक है वो हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्यों महत्वपूर्ण है। तो अगर हम आज का टाइम देखें तो क्या है, मॉडर्न टाइम क्या है हमारा, हम क्या है, सारे काम
वैसे भी ऑनलाइन कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा मॉडर्न युग है उसमें स्टैटिस्टिक का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है, डाटा के ऊपर आप ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहे हो। चाहे आप रिसर्च का एरिया है, रिसर्च का एरिया तो बिना स्टैटिस्टिक के आपका कंप्लीट ही नहीं होता। चाहे आप एजुकेशन में हो, चाहे आप सोशोलॉजी में हो, चाहे आप साइकोलॉजी में हो, चाहे इकोनॉमिक्स, वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट जिसमें भी आपको रिसर्च करनी है, आपको डाटा यानी कि स्टैटिस्टिक की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है। मान लीजिए अभी तक तो आपको जरूरत नहीं पड़ी होगी, अभी तक तो आप जो फाइलें बना रहे हो हाथ से ही बना रहे हो, लेकिन जब आप रिसर्च के एरिया में पैर रखोगे यानी कि आप पीएचडी की साइड जाओगे तो आपको सारे के सारे ये स्टेप इतने ईजी लगेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ता है, रिसर्च करनी पड़ती है, तो वहां पर स्टैटिस्टिक की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले बात आती है, जब हम इन विषयों को देखते हैं तो इसकी इंपॉर्टेंस को पढ़ते हैं। एक तो सिंप्लीफिकेशन करने के लिए, बिल्कुल आसान तरीके से, कंपैरेटिव स्टडी के लिए, इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ द टेस्ट, उसके बाद है कंस्ट्रक्शन ऑफ वेरियस टेस्ट, उसके बाद है नॉलेज ऑफ वैलिडिटी, नॉलेज ऑफ रिलायबिलिटी, यूजफुल ऑफ रिसर्च वर्क, टू नो कोरिलेशन, सिलेक्शन ऑफ ए सैंपल, ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है इंपोर्टेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण, बिल्कुल इजी। स्टैटिस्टिक का प्रयोग जब हम बहुत डाटा हमको कलेक्ट करना पड़ता है तो बहुत सारे डाटा को, भाई लोग क्या है वो नहीं समझ पाएंगे हमारी स्टडी को, तो हम क्या करते हैं, हम डाटा खुद कलेक्ट करते हैं और उसको बिल्कुल सिंपल वे में उसको क्या कर देते हैं, इंटरप्रेट कर देते हैं, ठीक है। बिल्कुल सिंपल आसान शब्दों में हम क्या करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं, ताकि जो व्यक्ति क्या है जिसको ना समझ में वो भी आसानी से उस चीज को समझ सके, ठीक है। अब डाटा तो सेंसस के दौरान हम क्या क्या इकट्ठा करते हैं, लेकिन हम जस्ट मान लीजिए मेन डाटा हम क्या करते हैं, अपने पास रखते हैं, ठीक है, और उसको इजीली सिंपलीफाई कर देते हैं कि भाई मान लो अब सेंसस का डाटा आप कलेक्ट कर रहे हो, सेंसस में हम सारी चीजें पूछ रहे हैं, भाई कितने इलिटरेट पर्सन है, कितने पढ़े लिखे हैं, क्या क्या सामान आपके घर में है। तो वो जब लास्ट में जो रिपोर्ट आएगी ना, तो रिपोर्ट को वो ऐसे नहीं बताएंगे इस घर में वो है, नहीं, वो सिंपलीफाई कर देंगे उस रिपोर्ट को। कैसे कि भाई हमारे देश में इतनी जनसंख्या, इतने % जनसंख्या पढ़ी लिखी है, इतने % जनसंख्या पढ़ी लिखी नहीं है, ठीक है। उसके बाद वो बताएंगे कि इतने % लोग हमारे क्या है, मतलब जो भी इन्होंने डाटा कलेक्ट किया है, यानी कि मेल मेंबर इतने पढ़े लिखे हैं, फीमेल का रेशो इतना है, फिर इसी से हमारा क्या है, ये रेशो भी निकलेगा कि जेंडर का, कि गर्ल्स चाइल्ड कितने हैं और बॉय कितने हैं, ठीक है, और उनका रेशो भी निकाला जाएगा। और फिर ये बता दिया जाएगा कि इतने % जनसंख्या हमारे गरीबी रेखा में है, इतने % जनसंख्या हमारी गरीबी रेखा से ऊपर है, ठीक है। तो ये सारा डाटा उनको हम क्या है, अलग अलग नाम बता के सिर्फ जस्ट एक जस्टिफाई कर देंगे सिंपल वे में, ताकि जो जनसंख्या जिसको जरूरत है लेकिन पढ़ी लिखी है, वो भी इजीली उसको क्या कर सके, समझ सके। सिंप्लीफिकेशन करने का मतलब बिल्कुल आसान शब्दों में उसको इंटरप्रेट करना। उसके बाद है कंपैरेटिव स्टडी। हाँ जी, स्टैटिस्टिक्स से हम कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं, दो प्रॉब्लम्स का या दो चीजों का हम एक साथ कंपैरिजन कर सकते हैं। मान लीजिए हमने कंपैरिजन करना है, मान लीजिए हमने दो कंपनीज का कंपैरिजन करना है, तो हम दोनों कंपनीज का डाटा कलेक्ट करेंगे और उनका कंपैरेटिव स्टडी करके देख सकते हैं कि किसको ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, किसको ज्यादा लॉस हो रहा है, या कौन सा क्या क्या कर रहा है, ठीक है। तो कंपैरेटिव स्टडी हम डाटा कलेक्ट करके या स्टैटिस्टिक्स से हमें इजीली कर सकते हैं। आगे है इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ द टेस्ट। इसमें क्या है, चाहे आप जिस भी सब्जेक्ट के हो, तो आप स्टैटिस्टिक के जरिए अपने रिजल्ट को बड़ी आसानी से क्या कर सकते हो, इंटरप्रेट कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ वेरियस टेस्ट। बिल्कुल सही, आप स्टैटिस्टिक में डिफरेंट टाइप, बहुत सारे टेस्ट है जिसके आधार पर आप क्या कर सकते हो, अपने डाटा को अलग अलग फॉर्म में आप उनको दिखा सकते हो। जैसे अचीवमेंट टेस्ट के जरिए दिखा दिया, इंटेलिजेंसी टेस्ट, इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट, रिलायबिलिटी टेस्ट, वैलिडिटी टेस्ट, ठीक है। और उसके बाद है आइटम एनालिसिस टेस्ट, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट, इतने टाइप के टेस्ट याद हो तो एक दो याद कर लेना, ठीक है, कि हम इसमें बहुत सारे टेस्ट का यूज कर सकते हैं। और ये तो तुम्हारे सिर्फ जो तुम्हारी स्टडी से रिलेटेड, आपके बीएड से जो रिलेटेड सिर्फ वही टेस्ट इन्होंने बताया है, नहीं तो नंबर ऑफ टेस्ट है जिनका भी हमें आज पता लगा है, जब खुद किए हैं वो तब पता लगा है, ठीक है।
तो आप क्या है इसकी सहायता से अलग अलग इसमें हम ये भी सकते हैं कितने रोजगार है, इतने बेरोजगार। हाँ जी, ये भी आपको पता लग जाएगा क्योंकि डाटा कलेक्ट कर रखा है कि एम्प्लॉयमेंट इतना है, अनएम्प्लॉयमेंट इतना है, ठीक है। उसके बाद है नॉलेज ऑफ वैलिडिटी, ठीक है, जो आप इसमें क्या है आपको सत्यता की जांच, नॉलेज ऑफ वैलिडिटी यानी कि जिस पक्ष का भी आप मेजरमेंट करते हो, रचना की गई है उसकी वैलिडिटी जांचने के लिए, ठीक है। भाई हमने कोई भी टॉपिक उठाया है तो वो कहाँ तक उसमें सच्चाई है उसको मापने के लिए भी क्या है इसी का उपयोग होता है, ठीक है। मान लो कोई भी जब टॉपिक हम उठाते कोई प्रॉब्लम, देखो हम रिसर्च कब करते हैं, हमारे सामने प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम होती है ना तभी आप उसका सॉल्यूशन ढूंढते हो, और सॉल्यूशन ढूंढने के लिए ही आप क्या करते हो, रिसर्च करते हो, ठीक है। रिसर्च का मतलब पहले जो टॉपिक सर्च हो रखा है, ठीक है, लेकिन उसमें कुछ कमियां हैं, कमियां हैं तो फिर से हमारे सामने प्रॉब्लम आ गई, प्रॉब्लम आ गई तो दोबारा से हमें उस चीज को क्या है सोल्व आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसकी ये कहाँ तक चीज वैलिड है, कहाँ तक सत्य है, इसमें कितनी सच्चाई है, ये भी हमारे स्टैटिस्टिक्स से पता लगता है। नॉलेज ऑफ रिलायबिलिटी, ये डाटा कितना हमारे लिए विश्वसनीय है, हम विश्वास कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो ये भी इसी के अंदर है। उसके बाद है यूजफुल इन रिसर्च वर्क, ठीक है, रिसर्च वर्क में भी क्या है ये हमारा यूजफुल है। आजकल जितने भी रिसर्च वर्क है उसमें स्टैटिस्टिक का प्रयोग उसमें किया जाता है, यानी कि रिसर्च वर्क में तो सारा ही हमारा स्टैटिस्टिक यूज हो रहा है, ठीक है, जिसमें हम कोरिलेशन का यूज कर रहे हैं, हाइपोथेसिस हम लगा रहे हैं, ठीक है। अभी और ये देखना कि कितना हमारा जो टेस्ट है वो हमारा वैलिड है, विश्वास करने योग्य है, उसमें ऑब्जेक्टिविटी है, नियमों के अकॉर्डिंग है या नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा स्टैटिस्टिक रिसर्च वर्क में हेल्प करता है। टू नो कोरिलेशन, कोरिलेशन का मतलब होता है दो वेरिएबल के बीच में कितना संबंधित है वो, ठीक है, दो वेरिएबल के बीच में कोरिलेशन ये दिखाता है। मान लीजिए ज्योति और उमा है, दो ऑब्जेक्ट है मेरे पास यहाँ पे, तो उनके बीच में क्या संबंध है, ठीक है, तो ये कोरिलेशन कहलाता है। उसके बाद है सिलेक्शन ऑफ सैंपल, सैंपल को सिलेक्ट करने में भी आपकी हेल्प करता है ये, ठीक है। स्टैटिस्टिक में आप क्या है रिप्रेजेंटेटिव सैंपल का चयन करते हो, सैंपल का चयन करने का मतलब मान लीजिए आपकी क्लास में अगर हमें एक चल क्लास को छोड़ो, आप लोग ये देखते हो चावल घर में पके हैं नहीं पके हैं, तो आप पूरे कुकर को थोड़ी ना खा के देखते हो, आप क्या करते हो जस्ट थोड़ा सा एक स्पून आपने क्या है राइस की ली, उसमें से थोड़े से आप टेस्ट करके देखते हो कि भाई पके हैं या नहीं पके हैं। तो सिलेक्शन ऑफ सैंपल, सैंपल को कैसे चूज करना है, कितना हमें एरिया लेना है, हमें पूरी पॉपुलेशंस के ऊपर करना है या सैंपल के ऊपर करना है, तो ये आता है आपका सिलेक्शन ऑफ सैंपल में भी हेल्प करता है। अब देखो जो सेंसस मेथड होता है ना, जनगणना का जो होता है वो हर एक व्यक्ति के पास जाकर होती है, और सैंपल मेथड में क्या होता है, हमने मान लीजिए यहाँ की स्टडी करनी है, मुझे मान लो मुझे स्टडी करनी सिर्फ हरियाणा की, तो मैं पूरे हरियाणा में घर घर ना घूम के मैं कुछ लोगों को जो मेन है उन कुछ लोगों के ऊपर स्टडी करके अपनी वो दे दूँ, तो वो ये होता है सैंपल, ठीक है। जैसे इसमें एग्जाम्पल आपका सही है चावल वाला, तो सिलेक्शन ऑफ सैंपल में हेल्प करता है। तो यही थी इसकी इंपॉर्टेंस, हमारे डाटा को बिल्कुल सिंप्लीफाई कर देता है, कंपैरेटिव स्टडी करने उसमें हेल्प करता है, रिजल्ट को इंटरप्रिटेशन करने में हेल्प करता है, अलग अलग जो टेस्ट है उनके कंस्ट्रक्शन में हेल्प करता है। नॉलेज ऑफ वैलिडिटी ये चेक करता है कि जो चीज़ बताई गई है वो सच है या नहीं है। रिलायबिलिटी यानी कि विश्वास करने योग्य है या नहीं है। यूजफुल इन रिसर्च वर्क, रिसर्च वर्क के लिए हेल्पफुल है या नहीं है। कोरिलेशन में, ठीक है, सिलेक्शन ऑफ ए सैंपल, तो ये सारी चीजें किसके अंदर आती है, हमारी स्टैटिस्टिक के अंदर आती है। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे आती है बेटा इसके क्या क्या फंक्शन है और क्या क्या स्टैटिस्टिक की आपकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। तो जो स्टैटिस्टिक है वो क्या करता है, स्टैटिस्टिक, स्टैटिस्टिक मीन्स आपकी संख्याओं का अध्ययन करता है, ठीक है, आपके डाटा के ऊपर ये स्टडी करता है, ठीक है। तो संख्या के रूप में एकत्रित न हो सकने वाले तथ्यों के लिए हम स्टैटिस्टिक का उपयोग नहीं कर सकते, यानी कि जो आपके क्या है जिनको आप डाटा जिनके बारे में डाटा कलेक्ट नहीं कर सकते उनसे रिलेटेड आप स्टैटिस्टिक का यूज नहीं कर सकते। उसके बाद है
जो भी आपका डाटा है उसके कलेक्शन के दौरान आपको क्या है कि ये एक्यूरेट है या नहीं है, तो उसके एक्यूरेशन का भी प्रभाव इसके अंदर पड़ता है। तो हमें बिल्कुल ध्यान रखना पड़ता है, हमें बिल्कुल एक्यूरेट डाटा हमें यहाँ पर चाहिए होता है, ठीक है। आंकड़ों को फिर आंकड़े यानी कि आंकड़े होते बेटा डाटा, कभी मैं आंकड़े बोलूंगी कभी डाटा बोलूंगी, समझ जाना, ठीक है। तो डाटा को एक सिस्टमेटिक तरीके से रिप्रेजेंट करना स्टैटिस्टिक का काम है, ठीक है। डाटा को आप किसी भी फॉर्म में, चार्ट में, पाई में और किसी भी तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। जो अनावश्यक जो फैक्ट हैं उनको क्या है हम कलेक्ट नहीं करते हैं, जो काम की चीजें उनको कलेक्ट नहीं करते हैं। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से अगर हम जब ग्रुप स्टडी है तो उसमें किया जाता है, और स्टैटिस्टिक के परिणाम औसत पर निर्भर, एवरेज पर निर्भर करते हैं। यही इसकी क्या बताई गई है, करैक्टरिस्टिक्स बताई है। उसके बाद इसके फंक्शन बताए गए हैं। इसका मेन फंक्शन तो यही है भाई, बार बार एक ही बात को वही करैक्टरिस्टिक्स में बता देते हैं, वही फंक्शन में। भाई पहला ही काम क्या है, डाटा को कलेक्ट करना, फिर डाटा की कंपैरेटिव स्टडी करना, ठीक है। डाटा का आपस में कोरिलेशन निकालना, डाटा का क्या है जो भी नियम है हमारे, जो भी रूल्स हैं या जो भी प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंग उसकी वैलिडिटी की जांच करना कि भाई ये डाटा वैलिड है, सही है या गलत है। अलग अलग मेथड्स का प्रयोग करते हुए फोरकास्टिंग करना, ठीक है। स्टैटिस्टिक की सहायता से जितने भी फैक्ट हैं उनको एक साइंटिफिक रूप देना, और जितनी भी हमारी जटिल समस्याएं हैं उनको क्या करता है, सिंप्लीफाई करता है। तो ये था सारा आपका स्टैटिस्टिक का काम, ठीक है। क्लियर है? इतना ना मैं पूरे दिन। अब है हमारा ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ये होगा ना, मीनिंग हो गया, नीड हो गया, इंपोर्टेंस हो गया। अगला टॉप पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। Describe the various steps involved in the tabulation of data. What are the main method of the presentation of data? What step would you take to present your data graphically? Discuss in brief. ठीक है, आप जो डाटा आपने कलेक्ट किया है आप उसको किस तरीके से आप क्या करोगे, ग्राफ में किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करोगे ग्राफिकली, ठीक है। किस तरीके से आप ऑर्गेनाइज करोगे। डाटा तो हमने कलेक्ट कर लिया भाई, अब उसको सही ढंग से लगाना भी तो है। तो यहाँ पर देखा जाता है कि जब भी हम अपनी परफॉर्मेंस के मेजरमेंट के लिए कोई भी डाटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले देखो भाई, जब हम कोई भी संख्या के रूप में कोई भी जानकारी हम इकट्ठा करते हैं तो उसको डाटा कहते हैं। और डाटा दो तरीके से होता है आपका, एक होता है प्राइमरी डाटा और एक होता है सेकेंडरी डाटा। सबसे पहले हम ना डाटा की हिस्ट्री सुनेंगे, फिर उसको हम प्रेजेंटेशन की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले डाटा यानी कि आप नंबर में या संख्या में की कोई भी इंफॉर्मेशन जब आप क्या कर रहे हो, कलेक्ट कर रहे हो, दैट इज डाटा। और डाटा दो तरीके का होता है, प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा होता है, मान लो मुझे उमा के बारे में जानकारी लेनी है तो मैं डायरेक्ट उमा से बात करती हूँ, ठीक है भाई कि उमा बताइए आपके बारे में क्या क्या काम है ये, ठीक है। तो वो होता है प्राइमरी डाटा। जब मैंने सारी जानकारी उमा से ली है उमा के बारे में, दैट इज प्राइमरी डाटा। और जब सेकेंडरी डाटा क्या होता है, जब मैं उमा की जानकारी ज्योति से लेती हूँ, ज्योति से पूछती हूँ इसके बारे में, तो वो क्या कहलाएगा, सेकेंडरी डाटा, ठीक है। तो प्राइमरी डाटा मीन्स जहां से हमें इंफॉर्मेशन लेनी है वहां पर जाकर हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, दैट इज प्राइमरी। और सेकेंडरी मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम दूसरों ने जो पहले से ही बात कलेक्ट कर रही है उनसे हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा डाटा सेकेंडरी डाटा कहलाता है। क्लियर है? अब जैसे मेरा रिसर्च Yes, का ma'am. टॉपिक है बैंक के ऊपर, तो मेरा प्राइमरी डाटा रहेगा कि मैं खुद जाके बैंक से मिलूं, बैंक वालों से मिलूं, अपने क्वेश्चनियर वहां से फिल करवाऊं, ठीक है। बैंक के बारे में सारी स्टडी में बैंक के अंदर जाके उनसे सारी चीजें पूछ के तब करूँ, तो वो क्या कहलाता है हमारा बैंक प्राइमरी डाटा कहलाएगा मेरा। और सेकेंडरी डाटा में मतलब जैसे मैं या तो मैं आरबीआई की रिपोर्ट देखूं, या फिर जो मैगजीन वगैरह आती हैं उनमें जो रिपोर्ट आती है इनकी एनुअल, उन रिपोर्ट को देखूं, या गवर्नमेंट जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा जो डाटा कलेक्ट किया गया डिफरेंट डिफरेंट बैंक का, वहां से मैं डाटा उठाऊं, तो वो क्या कहलाएगा आपका सेकेंडरी डाटा। क्लियर? अब आते हैं हम प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपका स्कोर्स होना चाहिए। लोअर लिमिट ऑफ स्कोर की बात इन्होंने की है,
ठीक है, अपर लिमिट ऑफ स्कोर की बात इन्होंने की है, उसके बाद है एग्जैक्ट लोअर लिमिट ऑफ स्कोर, एग्जैक्ट अपर लिमिट ऑफ स्कोर, रेंज ऑफ द स्कोर, क्लास इंटरवल, टेबुलेशन। देखो बेटा ये थोड़ा सा इन्होंने टिपिकल दे दिया, मैं इसी वे में बताती हूँ। सारे के सारे बच्चे पेन कॉपी निकाल लीजिए अपनी। आपने जो डाटा कलेक्ट किया, आपने नंबर फॉर्म में डाटा मैम ऐसे ही बता सकते हैं आप। ऐसे ही बता दो, ठीक है भाई। देखो आपने डाटा कलेक्ट किया है, कैसे कलेक्ट किया, आपके पास वो डाटा है, जैसे आपकी बुक में दे रखी है ना, एक टेबल दे रखी है, कई बार 185 लिख रखा है, 166, 176, ठीक है। ऐसे करके मतलब आपने अलग अलग नंबर इकट्ठे कर लिए। आप सबसे पहले क्या करोगे, हम शुरू करते हैं नीचे वाले से, क्लास इंटरवल से। क्लास इंटरवल का मतलब होता है कि इस रेंज से इस रेंज के आप एक उसमें रखोगे, यानी कि आपने डाटा कर लिया, मैंने क्लास इंटरवल में रखा 0 से लेकर 20 तक, 0 20 तो 0 से लेकर 20 तक जितने नंबर है वो आप यहाँ पर शो कर दोगे, ठीक है। सबके पास बुक है ना, सबकी बुक यस में, मैम। सबकी बुक में टेबल भी दे रखा, क्लास इंटरवल भी दे रखा, टैली मार्क्स भी दे रखा और फ्रीक्वेंसीज भी दे रखी है, सबकी में है। यस मैम। ठीक है, तो देखिए यस मैम है। अब जो आपके ये प्रेजेंटेशन का तरीका है, पहले मैं आपको टेबल समझाऊंगी, फिर आपको ये समझ में आएंगे। आपको पास एक टेबल दे रखी है जिसमें अलग अलग नंबर दे रखे हैं, आपने डाटा इस फॉर्म में कलेक्ट किया है, बिल्कुल सही बात है, इस फॉर्म में कलेक्ट किया। टेबल में आप कैसे शो कर रहे हो, आपने लिए क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल में इसने ले रखा है 197 से 201 तक। अब आप अपनी टेबल में ढूंढोगे कि 197 से 201 के बीच में, अब तुम्हें बच्चों को ये हिंदी में आती नहीं होगी, तो 197 से 201 के बीच में कितने नंबर यहाँ पे आए हैं, ठीक है। अगला फिर अच्छा, इसने क्लास इंटरवल बेटा और तीनों तरीके से बना रखा है, असेंडिंग भी, डिसेंडिंग भी, लोअर लिमिट में भी, ठीक है, इंक्लूसिव भी, डिस्क्रिप्टिव भी, ठीक है। आपको ये इतना सारा नहीं करना, ठीक है, आपको जस्ट सिंपल एक आपको यहाँ पे करना है। तो आप इसको जाओ 2 पेज आगे चलो। मैं ट्राई करूँ क्या मैम, एक नहीं मिनट। बेटा मेरे को आता है क्वेश्चन, ये मत समझ के मुझे नहीं आता। मैम मैं ये अरे वो मैं नहीं। पता है क्यों, मैं इजी से इजी कराना चाहती हूँ तुम्हें, क्योंकि पेपर में तुम्हारी ये इतनी सारी असेंडिंग, डिसेंडिंग, इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव, ये क्लासिफिकेशन कोई नहीं देखेगा आपकी, ठीक है। आपको जस्ट सिंपल एक वो बना के आनी है टेबल। आपने कोई भी नंबर ले लिए, आप मान लो अपनी तरफ से आपने, अब ये तो टेबल यहाँ पे दे दिया आपको, आप अपनी तरफ से, मुस्कान बोलो क्या कहना चाहते हो बेटा। मैम सॉरी, मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, मेरे को ना पेज नंबर मिल नहीं रहा है, टॉपिक मैंने सुन लिया है पर मुझे मिल नहीं रहा है। कोई लक्ष्मी पब्लिकेशन से मुझे बता सकता है पेज नंबर क्या है? देखो सबसे पेज नंबर 271। इनकी में नहीं मिलेगा बेटा ये, तभी तो बोल रही ना कॉपी पेन ले लो। मेरे बुक में, मेरा तो लक्ष्मी पब्लिकेशन है, उसमें 179 है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में इन्होंने कोई भी डाटा यहाँ पे ले लिया, आपको क्या करना है, मान लो पेपर में, मान लो स्टैटिस्टिक का एक एग्जाम्पल देना पड़ जाए, तो आपको ये तो है नहीं कि ये टेबल एज इट इज याद रहेगी, नहीं, आपको अपनी तरफ से कोई भी नंबर लिख लो, आप 10-15 नंबर लिख लिए आपने अपनी तरफ से ऐसे टेबल फॉर्म में। फिर आप क्या करोगे, क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल में आप क्या करोगे, सारे नहीं लेने आपको, एक दे रखा है डिस्क्रिप्टिव सीरीज में और एक आपका एक असेंडिंग में, एक डिसेंडिंग में, ठीक है। एक ही करना है आपको जो आप आज तक 10th क्लास में करते आए। 10th क्या, डाटा हैंडलिंग वाला चैप्टर होता है छोटे बच्चों का, 3rd क्लास में आ जाता है ये वाला टॉपिक, ठीक है, उस टॉपिक से मैं आपको करा रही हूँ। आपको क्या करना है, आपने डाटा लिया है, मान लो आपने 20 से ऊपर ले लिया, 21 से 60 के बीच में आपने ले लिया, तो पहले आप करोगे 20 से 25, 25 से 30, 30 to 35, हाँ जी आगे हैं, पीछे वाले रूम में मिलेंगे, ठीक है।
20 से 25 ले लिया, 25 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 टू 50, 55 टू 60 हो गया। अब सबसे पहले आप देखोगे आपने शुरू किया था सीरीज 20 से लेकर 25, 20 से लेकर 25 तक कितने नंबर हैं आपके इसमें, वो आप फ्रीक्वेंसी में लिख दोगे। ठीक है, टैली नंबर जो लिखने होते हैं ना बेटा, टैली नंबर, टैली बार होता है 1 के लिए 1 डंडा, 2 के लिए 2 डंडे। ठीक है भाई, अपनी भाषा में जो बच्चों को सिखाते हो डंडे डंडे करके, इसलिए बता रही हूँ, कहीं कोई हंसे मैडम क्या डंडे डंडे करने लग गई। ठीक है, 3 के लिए 5 में मैम क्रॉस मतलब क्रॉस हो जाता है। हाँ, 3 के लिए 3 डंडे, 4 के लिए 4 डंडे, और 5th के लिए वो 4 डंडे खींचे और 1 क्रॉस कर दिया। ठीक है, ऐसे आप टैली मार्क्स कर दोगे वहां पे, और फ्रीक्वेंसी लिख दोगे। मान लो आपने 20 से 25 के बीच में 3 आए हैं तो 3 वो टैली मार्क्स में लिख देना, फ्रीक्वेंसी में 3 लिख देना। ठीक है, तो इस तरीके से करके आप अपने टेबल मैम ये को, डिस्क्रिप्टिव क्या बोले थे? बेटा इसमें ना मैम एक बार नहीं फिर से समझे। बता दीजिए। एक तो मैम एक बार फिर से बता दीजिए, नहीं समझी। डिस्क्रिप्टिव नहीं समझे, आपका काउंटिंग थर्ड लिखो। फोर्थ की बुक ले लो कि उसमें भी होता नहीं है मैम, डाटा हैंडलिंग में ये असेंडिंग डिसेंडिंग समझ गए, डिस्क्रिप्टिव क्या? बेटा एक होती है इंक्लूसिव सीरीज, एक होती है डिस्क्रिप्टिव सीरीज। मैं सिर्फ आपको जो इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव तो समझते हैं, इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव ये सब समझते हैं, ये डिस्क्रिप्टिव नहीं समझ, मतलब डिस्क्रिप्टिव है तो बहुत डिटेल में वर्णनात्मक, मतलब उसमें कह रहे क्या कि जैसे कि लैंग्वेज में लिखा होगा उससे रिलेटेड सवाल दी गई होगी, उसको डिस्क्रिप्टिव कह रहे हैं क्या? इसमें आपका दे नहीं रखा बेटा डिस्क्रिप्टिव, लेकिन जैसे स्टैटिस्टिक पढ़ाया था ना मैंने 11th को, उसमें था पूरा का पूरा। नहीं, एक तो होता है मैम जिसमें आपको डाटा दिया होता है उससे रिलेटेड आपको ग्राफ बना के या रिप्रेजेंट करके दर्शाना होता है, या तो एक आपको टेबुलर फॉर्म में दिखाना था, वो तो समझ में आ गया। हाँ जी, इसके अंदर क्लास इंटरवल, क्लास साइज, फ्रीक्वेंसी, मीन मोड मीडियन ये सब निकालना होता है, लोअर लिमिट अपर लिमिट ये सब वो तो आता है, डेली मार्क की वो, ये तो समझ गए। ये जो आपने कहा डिस्क्रिप्टिव मतलब वो जैसे कि मान लीजिए लिखा हुआ है कि हमने एक ये टॉपिक ले बेटा लिया देखो, जैसे मंथली बेसिस पे, इसमें आ गया आपका डिस्क्रिप्टिव में जैसे कोरिलेशन निकालना आ गया, रिग्रेशन निकालना आ गया, काई स्क्वायर, वो थोड़ा और ज्यादा डीपली चला जाता है। मतलब जिसमें ये पूछेगा कि सबसे मैक्सिमम कौन सा डे है, सबसे मिनिमम कौन सा डे है, तुम्हारे में कौन सा नहीं दिन आएगा, ऐसा है। तुम्हारे में नहीं आएगा रोशन, तुम्हारे में नहीं आएगा ये ओके डिस्क्रिप्टिव वाला, आपके में नहीं आएगा। ये जो बच्चे स्टैटिस्टिक पढ़ते हैं ना उनके में आता है। ये मैं पढ़ाते पढ़ाते फ्लो में, मेरा पूरा रिसर्च वाला जो है ना एक यूनिट स्टैटिस्टिक से ही रिलेटेड है। तुम्हें जस्ट सिंपल करना है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ, ठीक है, मेरी आवाज नहीं आएगी उसमें पर। क्या लिखना है मैम, सब तो बता दिए। बेटा इसको उमा को समझ में नहीं आया ना, मैम लिख के उमा समझा मैम दो किताब नहीं लाए हैं, तो ना अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैम किताब लिख नहीं के है बता उमा दो। मैम। तो क्या करना है, इस अनग्रुप्ड डाटा को आपको टेबुलर फॉर्म में करना है। यहाँ पे लेने हैं आपको क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल को आप खाली CI भी लिख सकते हो, ठीक है, या पूरा क्लास इंटरवल भी लिख सकते हो, ठीक है। फिर आप लिखोगे फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को आप X से भी डिनोट कर सकते हो, और उसके बाद आता है आपका फ्रीक्वेंसी के बाद आते हैं आपके टैली मार्क्स, ठीक है, टैली मार्क्स आते हैं आपके, ठीक है। इसमें आपने देखो क्लास इंटरवल लिया, आपका डाटा कहाँ से 20 से शुरू है, तो आपने 20 से लेकर 25 तक देखा। फ्रीक्वेंसी में देखो 20 से 25 तक कौन कौन से आते हैं, 22 आ गया, 21 आ गया, 24 आ गया, यानी कि 3 फ्रीक्वेंसी आई है। टैली मार्क्स में 1 2 3। उसके बाद क्या है आपका 25 से लेकर 30 तक क्या आता है आपका, 25 से 30 तक देखो भाई, अब 25 से 30 हमारा क्या है, एक भी नंबर नहीं है, 0, ठीक है, तो ये भी हमारा टैली मार्क्स में नहीं आएगा। उसके बाद आता है आपका 30 से लेकर 35 तक कितने नंबर आते हैं, ओनली 1, तो यहाँ पे भी 1। 35 टू 40 यहाँ पे आता है आपका 35 से लेकर 40 तक, एक यहाँ पे 20 वाला छोड़ दिया बेटा मैंने, ये 4 आएंगे यहाँ पे,
35 से लेकर 40 तक। तो इसमें मैंने लिखा नहीं है, मैं 1-2 लिख लेती हूँ। तो ये मान लो आपका 1, 2, 3 डाटा आ गए इसके अंदर। फिर आ गया आपका 40 to 45। अब 40 इसमें काउंट होएगा बेटा, उसमें काउंट नहीं होएगा। 40 हो गया और 42 आ गया बेटे समझ में? मैम आपकी आवाज ही कहाँ आ रही थी? बेटा ये तो मैंने देखो पहले बोला था, अगर मैं ऐसे स्क्रीन शेयर करूंगी तो मेरी आवाज नहीं आएगी। मैम वो जो आपने अभी किया है ना वो दोबारा एक बार दिखा देना। रुको 1 मिनट दिखाती हूँ मैं, मेरी आवाज नहीं आएगी बेटे उसमें। मैम स्क्रीन शेयर करने की जगह एक काम करो, जो मतलब अब अपनी तरफ ही फ्रंट कैमरा करके इस पेपर को सामने रख के फिर मतलब उंगलियों से समझा दो मैम आप। उसमें क्या होगा, आपकी आवाज भी आगी सॉरी आएगी। इस तरह से समझाओ मैम। अरे ये अब मेरे को सच्ची बताऊं, नहीं इस पे लेके आना नहीं आता कैमरा। देखो आपके पास ऐसे अनग्रुप्ड डाटा होएगा, ठीक है। आपको मान लो पेपर में अगर कोई भी एक एग्जांपल देना पड़ जाए स्टैटिस्टिक का, तो आप क्या करोगे? ऐसे अनग्रुप्ड डाटा है, आप कोई भी ले लो अपने मन से, ठीक है। कोई भी नंबर ले लेना, 10, 15, 20 जो भी आपको लेने। क्लास इंटरवल, CI, उसके बाद फ्रीक्वेंसी, फिर टैली मार्क्स। आपकी जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, मान लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये है आपके मार्क्स। और ये टैली बार या टैली मार्क्स कैसे काउंट करते हैं? 1 के लिए आप 1 लिखोगे, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3, 4 के लिए 4 और 5th के लिए 4 करके ऐसे एक कट। 6 नंबर आ जाए तो 5th और 1 6th 7, ठीक है। ये टैली मार्क्स करने आ गए। यस मैम, ये समझ गई। इजी है मैम। ठीक है, उसके बाद अनग्रुप्ड डाटा था। आपने अपने मन से कोई भी एक डाटा ले लिया, क्योंकि वही संख्या है तो आपको याद नहीं रहेंगी पेपर में। अपने मन से कोई भी संख्या ले ली, क्लास इंटरवल बनाया। मान लीजिए सबसे पहले देखो लोवेस्ट वैल्यू कौन सी है तुम्हारी, 5-5 का गैप ले लो, या 20 to 30 भी ले सकते हो। 20 से लेकर 30 तक कितनी आती है आपकी? मैंने 20 to 25 5 का वो ले लिया मैंने। तो इसमें मैंने देखा 20 से 25 के बीच में मेरे कितने नंबर आ रहे हैं। अब यहाँ पे 20 यहाँ पे काउंट करना है, 25 यहाँ पे नहीं लेना आपको। 25 अगले में काउंट होएगा। तो मेरे 20 से लेकर 25 के बीच में 4 नंबर आ गए, 1, 2, 3, 4 लिख दिया, टैली मार्क्स बना दिया। ऐसे फिर 25 से लेकर 30 के बीच में मेरा एक भी नंबर नहीं आया, मैंने खाली छोड़ दिया। 30 से 35 एक नंबर आया, उसको शो कर दिया। 35 से 43 नंबर आए, शो कर दिया। 40 से लेकर 45 तक, 40 से लेकर 45 तक ओनली 1 नंबर मेरा आया, तो 1 दिखा दिया मैंने। फिर उसके बाद 45 to 50। क्लियर हो गया बेटा? मैम ये जो आपने बताया ना ये 4013 वाला, ये थोड़ा सा समझ नहीं आया। 403 वाला? ये मैम ये क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी वाला। रुक जा, तूने तभी तो बोल रही थी खुद लिखो निकम्मो। 20 से लेकर 25 ढूंढो, इसमें 20 से लेकर 25 तक कौन कौन सा नंबर है? 21 1, 22 2, 24 3, 24 खाली 20 4। कितने नंबर आ गए 20 से लेकर 25 के बीच में? 4 नंबर। टैली मार्क्स में क्या लिख दिया? 1, 2, 3, 4, ये टैली मार्क्स बना दिए। अब 25 से लेकर 30 के बीच में एक भी नंबर नहीं है, एक भी नंबर नहीं है तो मैं 0 ही तो लिखूंगी। अब हुआ क्लियर? यस मैम, समझ गई। यस मैम, समझ में आ गया। मैम ये 25 जो है इंक्लूसिव होगा या एक्सक्लूसिव, ये कैसे पता चलेगा? ये फर्स्ट में हो या सेकंड में होगा? ये भी बताती हूँ भाई, देख के बताती हूँ। अभी तो मैंने जो लिया है ये तुम्हारी सिर्फ सिंपल वाला फॉर्मेट मैंने लिया है, ठीक है। और ये आपको देखना पड़ता है। मैम हमेशा लोअर लिमिट को लेते हैं हाँ या जी। इनिशियल वाले को लेते हैं, अपर लिमिट को नहीं लेते हैं। वो जो 25 है वो अपर लिमिट है। अपर लिमिट मतलब क्या, नेक्स्ट क्लास में वहां से स्टार्ट हो जाएगा। हाँ जी। और मैम हम दोनों के बीच में या तो 5 का गैप ले सकते हैं या तो 10 का ले सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। 50 का भी ले सकते हैं, 100 का भी ले सकते हैं, डिपेंड करता है क्लास मतलब डाटा आपका जो है वो डाटा कितना कैसा बड़ा है, है आपके पास। कितना बड़ा डाटा है। हाँ जी। अच्छा। और एक होता है बेटा, देखो आपका एक ये दे रखा होता है, पॉइंट 2 में जो सीरीज होती है उसको इंक्लूसिव बोलते हैं ना रोशन।
जैसे मान लो 90.5 है तो अगला आपका हो गया 25.5 नहीं तक। नहीं 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 नहीं, वो तो मैम इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव में आ जाएगा। हाँ, तो जब नहीं, जैसे कि कोई जैसे 20 ये इन्होंने जैसे ये इंक्लूसिव 20 to 20 रोशन इंक्लूसिव सीरीज का ही पूछा उन्होंने। नहीं तो उसमें मैम क्या होगा? हाँ तब आप सही नो मैम, बता मैं देखो रहे तो हैं बेटा, आप। सिंपल वाला ही पूछा देखो बेटा, हूँ। ये आप ये पूछ रहे हो कि हमें अगर कैसे यहाँ पता लगेगा। अगर आपके क्लास इंटरवल ऐसे दे दिए 21 से 23, अगला दे दिया आपको 24 से लेकर 27, अब ये यहाँ की जो आपकी हाईएस्ट लिमिट, यहाँ की लोअर लिमिट होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे लोअर लिमिट नहीं है आपके पास, तब आप इसको किस में करोगे, उसमें कन्वर्ट करोगे। ठीक है, आप लोगे 21.5 से लेकर यस मैम, 23.5, वो कर फिर देते ये हैं। हो जाएगा यहाँ पे 23.5 से लेकर नेक्स्ट आपका जो भी है 27, 26.5 जो भी है। ठीक है, हुआ बेटे क्लियर? किसने पूछा यस था? मैम, बट ये दूसरा था, मतलब ये दूसरा टॉपिक हो गया। अच्छा अमन अच्छा, अमन अमन आपने कौन सा पूछा था? मैम मैं अगर यहाँ पूछ रहा हूँ, जैसे आपने फ्रीक्वेंसी जो बनाया था, अगर यहाँ 25 होता है तो हाँ, वो किस में होता है, किस वाले टेलीमार्क्स में होता है? 20 to नहीं 25 में होता है या 25 to 30 में होता है? ये खाली अच्छा पूछ रहा था मैं। 25 बेटा अगली में आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 25 काउंट नहीं होगा, 25 यहाँ पे काउंट होएगा। हाँ, यही पूछ रहे हो ना आप? ओके मैम, यही मान पूछ लो रहा था मैं। मेरे पास मैंने हाँ यहाँ हाँ, पे 25 भी दे रखा है नंबर, तो 25 20 से 25 में काउंट नहीं होगा, यहाँ पर 20 से लेकर 24 वाले काउंट होंगे, 25 नंबर इसमें काउंट होएगा। ओके मैम, थैंक यू। मतलब मैम ये है जो आपने क्लास इंटरवल लिखा है उसकी जो हाईएस्ट लिमिट है, हाईएस्ट लिमिट बोलेंगे, हाँ जी, वो उसमें ना काउंट होकर नेक्स्ट वाली नेक्स्ट की मतलब लोवेस्ट लिमिट जब बनेगी नेक्स्ट उसमें वाले में। काउंट होएगा। हाँ जी हाँ जी, ठीक है। अब मैम कुछ रिकॉल हो रहा है 9th 10th, वो भूल चुकी ना मतलब मैम मैम। नहीं तो वो 2 बार रिपीट हो जाएगा ना वही नंबर। अरे तुमने ना अब मेरा ये दूसरी साइड तो कितने करवा साल दिया, हो गए अब जो कि ये मैम? बताओ मेरी साइड कैसे होएगा कैमरा वापस?